गुड इवनिंग। हमेशा की तरह इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों की तैयारी जो है वो बहुत ही अच्छी चल रही होगी, मैं आज का वीडियो शुरू करने जा रहा हूँ। ये वीडियो दोनों लाइव वीडियोस जो पोस्टल वॉल्यूम 8 के ऊपर हम कर चुके हैं, उसके बाद का जो एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो मैं आप लोगों के साथ साझा करता हूँ, वो वीडियो है। फटाफट से हम कंप्लीट कर लेंगे। आई होप कि ये आपका एक रिवीजन जो है वो क्रिएट कर लेगा। जो बॉस पॉइंट्स जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, वो सारे बॉस पॉइंट्स हम यहाँ पर देख लेंगे। और बॉस पॉइंट्स देखने के बाद जो है आप लोग टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे, ऐसा हम हमेशा प्लान करते हैं। बट क्योंकि इस बार टेस्ट जो है वो पहले ही हो गया है, तो शायद हम लोग जो है अपनी गलतियां अगर कुछ करते हैं तो कवर कर सकते हैं। वैसे मैं जानता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। हम शुरू करते हैं पोस्टम वॉल्यूम 8। और सबसे पहले जो पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, मुझे ऐसा लगता है। और शायद प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस में ऐसा हुआ भी है कि सीधे पूछ लिया गया है कि पोस्टल वॉल्यूम 8 में इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट ऑफिस कौन से चैप्टर में बताया गया है। तो दोस्तों, एक सरसरी निगाह से इंपॉर्टेंट जो है, जैसे हेड ऑफ द सर्कल्स की पावर्स जो हैं, हेड ऑफ द सर्कल्स की जो पर्सनल ड्यूटीज हैं, वो कौन से चैप्टर में डिफाइन की गई हैं, तो चैप्टर नंबर जो हमारा 1 है उसमें डिफाइन की गई है। तो थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा कि आरएलओ चैप्टर नंबर 9 में दिया गया है, तो ये थोड़ा सा जो है आप लोगों को देख लेना है। और पोस्टल वॉल्यूम 8 को ओपन करने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। मैंने जो पॉइंट्स आपके साथ शेयर किए हैं, जिन्हें मैं बॉस पॉइंट्स कहता हूँ, वो ही पॉइंट्स अगर आप पढ़ लेते हैं तो मुझे लगता है कि अपने आप में सफिशिएंट रहेगा। और फिर टेस्ट और डिस्कशन के माध्यम से हम इसमें आगे बढ़ जाएंगे। देखिए, पहला बॉस पॉइंट जो मैंने आप लोगों के लिए नोट किया है, यहाँ पे समझ लीजिए कि हेड ऑफ द सर्कल जो है, हेड ऑफ द सर्कल, इसके अंदर पोस्ट मास्टर जनरल्स इंक्लूडेड हैं। पुराने ज़माने में तो हेड ऑफ द सर्कल ही होते थे, पीएमजी लेवल तक इतना डिसेंट्रलाइज नहीं था। आप लोगों में से कई लोगों ने सुना होगा कि पोस्ट मास्टर्स हैड सुपर पावर्स इन एडमिनिस्ट्रेशन, इवन इन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन दे हैड सुपर पावर्स। बट लेटर ऑन व्हेन द डिपार्टमेंट ग्रीव और अब ये सिचुएशन आ गई दैट there are smaller divisions, even the divisions are headed by the class 1 officers, और नए नए divisions बन रहे हैं, नए नए regions भी बन रहे हैं। So it's very clear that the head of the circle includes postmaster general, यानी postmaster general also exercises a lot of powers that are assigned to the head of the circle, जो इस वॉल्यूम में भी हम पढ़ेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि postmaster general एक तरीके से head of the circle की ही बात हो रही है। आगे हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन मुझे लगता है पेपर में आने के बहुत अच्छे चांस हैं। इसको समझ लीजिएगा, दैट द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल पावर्स ऑफ द हेड ऑफ द सर्कल आर डिफाइंड इन पोस्टल वॉल्यूम 3 एंड इन शेड्यूल ऑफ फाइनेंशियल पावर्स रिस्पेक्टिवली। वर्ड लिखा है, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स जो हैं वो पोस्टल वॉल्यूम 3 में दी गई हैं, और फाइनेंशियल पावर्स जो दी गई हैं वो दी गई हैं शेड्यूल ऑफ फाइनेंशियल पावर के अंदर। तो दोस्तों, अक्सर मैं सवाल अपनी लाइफ पे पूछ चुका हूँ, और कई बार लोग पोस्टल वॉल्यूम 8 इसका आंसर देते हैं। नो 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 नो, 8 में तो ड्यूटीज वगैरह और चीज़ें डिफाइन की गई हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स जो है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स दी गई हैं पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 3 के अंदर। यहाँ पे तो आप कह सकते हैं कि उनको क्या काम करने हैं, उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं, ये लिस्ट की गई हैं। बट ये इसको याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। यहाँ कह रहा है द हेड ऑफ अ सर्कल और द डायरेक्टर पोस्टल सर्विस। डायरेक्टर पोस्टल सर्विस इसलिए कह रहे हैं कि कुछ सर्किल हैं विच आर हेडेड बाय द डायरेक्टर इटसेल्फ, तो इसीलिए बोल रहा है शुड कैरी आउट द फर्स्ट इंस्पेक्शन ऑफ द स्टॉक डिपो इन द हाफ ईयर एंडिंग 31 सितंबर। देखिए, बोल रहे हैं कि जो हमारे हेड ऑफ द सर्कल हैं वो 31 सितंबर से पहले पहले फर्स्ट हाफ ईयर के अंदर स्टॉक डिपो का इंस्पेक्शन जो है उनको कर लेना चाहिए। वहीं सेकंड इंस्पेक्शन जो है स्टॉक डिपो का 31 मार्च तक जो कि होना चाहिए, वो असिस्टेंट पोस्ट मास्टर एपीएमजी, असिस्टेंट पोस्ट मास्टर जनरल या फिर असिस्टेंट डायरेक्टर साहब जो हैं वो कर लेंगे। तो ये थोड़ा सा देखने वाला पॉइंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ से समझ में आता है कि स्टॉक डिपो के 2 इंस्पेक्शन होने चाहिए। पहले इंस्पेक्शन के अंदर तो देखिए पूरा का पूरा इंस्पेक्शन हो ही जाएगा, फिजिकल वेरिफिकेशन भी होगा, और सेकंड वाले इंस्पेक्शन में देखा जाएगा कि पहले इंस्पेक्शन में जो चीज़ें दी गई थी वो कंप्लाई विद की गई कि नहीं की गई, और सेकंडली ये भी देखा जाएगा कि एपीएमजी साहब ही इसको कर लेंगे। लेकिन जो 3 सेंट्रल फॉर्म स्टोर्स बताए गए हैं, 3 हमारे पीएसएफएस, जैसे पीएसएफएस अलीगढ़ बताया गया है, कोलकाता बताया गया है, पीएसडी नासिक बताया गया है, इनके केस में थोड़ा उल्टा बताया। इनके केस में बोला है दैट द फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ फॉर्म शैल बी कैरिड आउट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सेकंड इंस्पेक्शन।
तो यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा किया है, मुझे भी कोई खास रीजन तो समझ में नहीं आया, बस यही पढ़ लीजिएगा कि सेकंड इंस्पेक्शन में तो इसका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा और फर्स्ट इंस्पेक्शन में मार्च वाले में ये देखा जाएगा कि जो सेकंड इंस्पेक्शन में डिस्क्रिपेंसीज डिराइव की गई थी वो सेटल डाउन हुई है या नहीं हुई है। तो ये इस तरीके से थोड़ा सा रिवर्सल इसके अंदर दिखाया गया है। कह रहे हैं हेड ऑफ द सर्किल जो हैं, जो हमारे सीपीएमजी महोदय हैं, वो अपने खुद के ऑफिस को साल में एक बार इंस्पेक्ट करेंगे और उसकी रिपोर्ट किसको भेजेंगे, डीजी साहब को भेजेंगे। तो देखिए ये चीज नोट कर लीजिएगा, पेपर में आने वाली चीज है कि सर्किल ऑफिस का इंस्पेक्शन साल में एक बार होगा और डीजी महोदय जो हैं उनको उसकी रिपोर्ट जो है भेजी जाएगी। हालांकि आपको पता होगा कि रीजनल ऑफिस का इंस्पेक्शन भी जो है सीपीएमजी साहब करते हैं। ये बहुत पुरानी चीजें हैं तो इसी तरीके से लिखी हुई हैं। आई विश कि इंडिया पोस्ट इसको कभी ना कभी अपडेट जरूर करेगा। यहाँ कह रहे हैं कि आफ्टर 6 months a further complete report indicating the action taken on various paras, यानी कि जब डायरेक्टर जनरल साहब को इंस्पेक्शन रिपोर्ट भेजी जाएगी उसके बाद जो पैराज होंगे उसके ऊपर जो इश्यूज होंगे उनको 6 month के अंदर एक फाइनल रिपोर्ट बनानी है, कंप्लीट रिपोर्ट, जिसके अंदर ये बताना है दैट ऑल द पॉइंट्स व्हिच वर रेज्ड ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन हैज बीन सेटल्ड फॉर द perusal ऑफ डायरेक्टरेट। The office of the director of postal life insurance will be inspected once in a year। तो बस इतना याद करना काफ़ी है कि once in a year है। और अभी हम रिसेंटली देख भी रहे थे कि जो हमारा पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का डायरेक्टर ऑफिस है, डायरेक्टरेट ऑफ पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है, वो भी अब लोगों का कहना है, सब लोग जो दिखा रहे थे कि वो भी अब न्यू दिल्ली में ही स्थित है। तो इसको ज़रा आप चेक कर लीजिए, आप हम लोग के ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा कि वो भी अब न्यू दिल्ली में ही स्थित है। कोलकाता में इनका अकाउंट्स का जो ऑफिस है वो प्लेस्ड है। अगर ऐसा ही है तो ज़रा यस लिख दीजिएगा और ऐसा नहीं है तो ज़रा नो लिख दीजिएगा। और जो भी है वो सही जवाब आपको फाइंड आउट करके ग्रुप में डिस्कस करना है। ये एक छोटा सा होमवर्क है जो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ यहाँ पर। अंततः मैं ग्रुप में इसका सही जवाब शेयर कर दूंगा। देखिए इसमें कह रहा है हेड ऑफिसेज एंड प्रिंसिपल मेल लाइंस एंड सेक्शंस एंड सॉर्टिंग मेल ऑफिसेज इन द सर्कल शुड बी विजिटेड बाय हेड ऑफ द सर्कल एज ऑफन एज कन्वीनियंटली कैन। तो कह रहे हैं कि जो मेन हेड पोस्ट ऑफिस, जो प्रिंसिपल मेल लाइंस हैं, उनका ये जिम्मेदारी है सर्कल ऑफिस के हेड की, मतलब हेड ऑफ द सर्कल की, कि वो उसको जितना ज़्यादा हो सके, उसको कन्वीनियंस हो, उसके हिसाब से ज़्यादा उसकी विजिट्स जो है हेड ऑफ द सर्कल को करनी चाहिए। बस इतनी सी बात कह रहे हैं। A postmaster general should, if possible, visit every station which is in the headquarters of a district at least once in 2 years। बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2 साल में एक बार जो पीएमजी महोदय हैं वो हर हेडक्वार्टर स्टेशन को जरूर विजिट कर ले। तो once in 2 year इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग गिवन ओवर हियर। आई थिंक ऐसे ही क्वेश्चंस जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर में आते हैं। व्हाइल विजिटिंग द हेडक्वार्टर्स ऑफ अ सुपरिटेंडेंट आरएमएस के सुपरिटेंडेंट का जब हेडक्वार्टर विजिट करेंगे, ही शुड केयरफुली स्क्रूटनाइज द अकाउंट वर्क्स ऑफ द हेड रिकॉर्ड ऑफिस। वे कह रहे हैं कि सुपरिटेंडेंट के ऑफिस में जा ही रहे हो तो एचआरओ का काम भी देखा हो, किसका, अकाउंट्स भी, एचआरओ में क्या अकाउंट्स रिलेटेड काम चल रहा है, ये पीएमजी महोदय के लिए यहाँ पे बात की जा रही है। तो बोल रहे हैं जब सुपरिटेंडेंट साहब के ऑफिस का विजिट कर रहे हैं हेडक्वार्टर का, तो सुपरिटेंडेंट के हेडक्वार्टर पे आपको पता है एचआरओ भी स्थित होता है, एसआरओ जो होता है वो दूसरी लोकेशन पे होता है। तो व्हेन एचआरओ इज देयर देन व्हाई नॉट विजिट अकाउंट्स वर्क ऑफ द एचआरओ ऑल्सो। तो यही बात कह रहा है यहाँ पे। इंपॉर्टेंट सब पोस्ट ऑफिसेज शुड बी विजिटेड वेन एवर पॉसिबल एंड एफिशिएंसी ऑफ द रूरल डिलीवरी शुड बी टेस्टेड बाय विजिटिंग स्मॉल ऑफिसेज। तो देखो वही वाली चीजें कह रहा है, वही वाले पॉइंट्स कह रहा है कि ये चीजें हैं जो हेड ऑफ द सर्कल पीएमजी को करनी चाहिए। ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है पहले कि हेड ऑफ द सर्कल आई एम सॉरी गाइस, head of the circle should personally dispose of all copies of order book remarks submitted to him in respect of inspections and verification of accounts। तो ऑर्डर बुक, यहाँ पे कौन सी ऑर्डर बुक की बात, पोस्ट मास्टर्स ऑर्डर बुक की बात नहीं कर रहे हैं, ये वो वाली ऑर्डर बुक की बात कर रहे हैं जिस ऑर्डर बुक में रिमार्क लगाए जाते हैं इंस्पेक्शन के दौरान। तो ये हेड ऑफ द सर्कल की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन सारी ऑर्डर बुक में जो भी रिमार्क्स हैं उनको डिस्पोज ऑफ करना इंश्योर करें।
देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट यही निकले हैं कि सुपरिटेंडेंट्स की डायरी जो है वो जनरल 1 में सबमिट होती है। आप जानते हैं कि ये पीएमजी साहब के पास सबमिट होती है, उनका काम होता है इसको रिव्यू करने का। डीपीएस साहब को भी ऑथराइज कर देते हैं कि भैया वो देख लेंगे। जनरल 2 किसकी है? जनरल 2 इंस्पेक्टर्स की डायरी है। यहाँ पर मुझे जो चीजें पता चली मैं आपसे शेयर कर देता हूँ कि फोर्टनाइटली डायरी जाती है, इंस्पेक्टर्स की भी फोर्टनाइटली डायरी जाती है, बट बाय डिफॉल्ट ये बात पता चली है कि जो आरएमएस के इंस्पेक्टर्स हैं उनकी डायरी अभी भी वीकली ही सबमिट होती है। मैंने कंफर्म भी किया एक आईआरएम साहब से, तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि फोर्टनाइटली डायरी है, बट आईआरएम साहब की जो डायरी है ना आरएमएस डिवीजन वालों की, वो अभी भी वीकली ही चल रही है। एपीपी 32 हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पिछले वाले वीडियो में, पिछली वाली वॉल्यूम के अंदर हमने पढ़ा था। पनिशमेंट रजिस्टर होता है, तो कॉपीज ऑफ ए पनिशमेंट रजिस्टर क्या कहते हैं? एपीपी 32A हो जाती है, कॉपी ऑफ पनिशमेंट रजिस्टर। तो कह रहे हैं कि हेड ऑफ द सर्किल की जिम्मेदारी है कि वो कॉपी ऑफ पनिशमेंट रजिस्टर को टाइम टू टाइम एग्जामिन करें और अंडरस्टैंड आप कर लें कि भाई व्हाट इज एपीपी 32। तो मतलब कॉपीज जो है वो एपीपी 32A हैं, ओरिजिनल रजिस्टर जो मेंटेन हो रहा होगा कहाँ, सब डिवीजन में या डिवीजन में, वो एपीपी 32 है। हेड ऑफ द सर्कल की जिम्मेदारी है कि पेंशन के काम के ऊपर उनका खास ध्यान रहे, पेंशनर को किसी को दिक्कत ना आए, समय से काम होता रहे। हेड ऑफ द सर्कल को साल में एक बार आरएलओ को भी इंस्पेक्ट करना है, एंड आरएलओ शुड बी इंस्पेक्टेड बिफोर 30th of September। तो बहुत इंपॉर्टेंट डेट मेंशन की गई है, इसको प्लीज याद रखिएगा आपको। इन एडिशन एपीएमजी एंड एडीपीएस वो भी जो है 31 मार्च के पीरियड में इसको कर लें इंस्पेक्ट, बट वंस इन अ ईयर जो है हेड ऑफ द सर्कल की जिम्मेदारी है इसको इंस्पेक्ट करना। यहाँ एक बात की गई है जो कि बहुत ही ज़्यादा सोशल बात है मुझे लगता है। हेड ऑफ द सर्कल जब भी कहीं विजिट के लिए जाते हैं, किसी और डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, तो उनको वहाँ के लोकल ऑफिसर से मतलब है डीएम साहब हो गए, एसएसपी साहब हो गए, सीडीओ साहब हो गए, इन सब लोगों से भी मुलाकात इंश्योर करनी चाहिए। भारतीय डाक विभाग के बाहर के जो ऑफिसर्स हैं उनसे भी, तो ऐसा लिखा हुआ है। तो अगर ये कहीं आपके पेपर में आ जाए तो इसका आंसर येस है। वैसा वाला सवाल आता है ना, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, सो दिस वन इज अ वेरी वेरी correct statement. A very important point that the GPOs at Mumbai, Kolkata, Chennai and Delhi should be verified. इनके जो बैलेंसेस हैं 4 times इन अ ईयर दिए हुए हैं, बाकी ऑफिस के ट्वाइस दिए हैं, इनका क्या है कि 4 बार करना है साल के अंदर, 4 times। याद रखिएगा दोस्तों, पेपर में आने वाला सवाल है। इसके अलावा कह रहे हैं कि हेड ऑफ द सर्किल जो है वो पर्सनली रिस्पॉन्सिबल है सारे प्रॉपर पोस्टल अरेंजमेंट्स के लिए जो उनके हेडक्वार्टर पे स्थित ऑफिसेज हैं उनके लिए। मतलब पीएमजी साहब आगरा में अगर हैं तो उनके आगरा के हेडक्वार्टर के उनकी भी पूर्णतः जिम्मेदारी इसके अंदर है। यहाँ पर एक बात कही है, जैसे ऊपर कहा हेड ऑफ द सर्किल में पीएमजी साहब इंक्लूडेड है, वैसे ही असिस्टेंट पीएमजी एपीएमजी जिनकी बात हो रही है, वैसे तो एसएसपी रैंक के होते हैं, क्लास 1 होते हैं, उसमें पीए एंड एडी को भी इंक्लूड किया है। जैसे कि हेड ऑफ द सर्किल के अंदर पीएमजी साहब को इंक्लूड किया है, एपीएमजी की डेफिनेशन के अंदर पीए, ये पोस्टल असिस्टेंट वाला नहीं है, पर्सनल असिस्टेंट जो हेड ऑफ द सर्किल के पीए होंगे, निजी सचिव, वो और असिस्टेंट डायरेक्टर साहब भी एपीएमजी के परव्यू के अंदर इंक्लूडेड हैं। बहुत सारे रजिस्टर्ड हैं, बहुत सारे रजिस्टर्ड हैं जो सर्किल ऑफिस में मेंटेन किए जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि मैंने यहाँ लिखा है काइंडली गो थ्रू वंस, तो आपको पोस्टल वॉल्यूम 8 खोलना है, उसके अंदर सब कुछ नहीं पढ़ना है, केवल जो मैंने लिखा है ना एक बार देख लीजिएगा कौन कौन से रजिस्टर मेंटेन होते हैं। कई सारे हैं, शायद 50-60 तरह के रजिस्टर दिए हुए हैं। रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर का भी हो सकता है, कंप्लेंट से रिलेटेड हो सकता है, और आपका कंप्लेंट के रेजोल्यूशन से रिलेटेड हो सकता है, एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड हो सकता है। वो सारे रजिस्टर्स एक बार नज़र कर लीजिएगा। किसी और दिन जब अंत में हम पढ़ रहे होंगे ना फाइनल वीडियोज़ में, तो हम एक बार थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डिस्कस भी कर लेंगे। यहाँ पर एक बात कही गई थी और मैंने आपसे आपके पेपर में भी पूछा था कि वेयर नो फॉर्म इज लेड डाउन, हेड ऑफ द ईच सर्कल शुड प्रिस्क्राइब द फॉर्म टू बी यूज्ड इन ऑफिस। अगर कोई फॉर्मेट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, डायरेक्टरेट ने उसको प्रिस्क्राइब नहीं किया है, तो हेड ऑफ द सर्किल अपने हिसाब से, आप देखते हैं ना आजकल बहुत सारे फॉर्मेट आ जाते हैं, ये रिपोर्ट उस फॉर्मेट में मंगा लो, ये रिपोर्ट उस फॉर्मेट में मंगा लो, तो ये पावर एक तरह से यूज है कि जहाँ कोई भी फॉर्मेट लेड डाउन ही नहीं, बताया ही नहीं गया कि इसमें करना है, तो हेड ऑफ द सर्किल कंपिटेंट अथॉरिटी है कि वो किसी तरह के नए फॉर्मेट को अपने ऑफिस में कार्य करने के लिए चालू कर दें। कंप्लेंट रजिस्टर, देखिए सीपीटी 1 याद रखिएगा, सीपीटी 1 है कंप्लेंट रजिस्टर। कंप्लेंट रजिस्टर के बारे में मैंने इसलिए भी ले लिया कि यहां बहुत इंपॉर्टेंट चीज दी है। इफ इन योर पेपर देयर इज अ क्वेश्चन हाउ मेनी categories of complaints are there, then there are 4 categories of complaint: A due to service fault,
यानी हमने जो सर्विस देते हैं, हम मतलब पोस्टल सर्विस या बैंकिंग सर्विस की वजह से कोई फॉल्ट होता है, दैट इज सर्विस फॉल्ट। ड्यू टू रीजंस बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट, भाई कोई ऐसा भी हो सकता है नेचुरल कैलामिटी आ गई, इलेक्ट्रिसिटी फेलियर हो गया, इंटरनेट फेलियर हो गया, ऐसे केस में हमारे कंट्रोल के बियॉन्ड हो गए ना ये। ह्यूमन डिलिंक्वेंसी, यानी कोई ऐसा काम हो जो हमारे व्यक्ति की गलती से है तो वो, और ग्राउंडलेस, मतलब ऐसी कंप्लेंट कई बार आती है ना, ग्राउंडलेस कंप्लेंट्स आती हैं जिसका कोई आधार नहीं बनता, दे आर नॉट कंप्लेंट्स, बट देयर आर 4 कैटेगरीज ऑफ कंप्लेंट्स दैट आर टू बी मेंटेन्ड इन CPT 1। यहाँ एक चीज ये वाले पढ़ लीजिएगा, कंप्लेंट्स विच आर ट्रांसफर्ड टू सबऑर्डिनेट यूनिट्स फॉर डिस्पोजल, ऐसी कंप्लेंट्स जो हेड ऑफ द सर्कल या PMG ऑफिस में आ गई हैं और वो नीचे जानी है डिस्पोजल के लिए, या फिर ऐसी कंप्लेंट जिनका आंसर आपने आपसे हायर ऑफिस ने मांगा है, यानी वो डायरेक्टेड चली गई थी बट उसको नीचे भेजा गया आपके पास कि इसका जवाब कर दो, तो उसको CPT 1 के अंदर एंटर नहीं करना है, वो तो केवल जवाब के लिए आई है ना, दे आर हियर फॉर आंसर। सो वंस आंसर इज रिकॉर्डेड इट शुड बी फॉरवर्डेड बैक टू देयर ओरिजिन ऑफिसेज जवाब देके, और वो कॉरस्पॉन्डेंट्स रजिस्टर के थ्रू उसका डिस्पोजल जो है वो हो जाएगा। एक मंथली समरी बनती है स्टेटमेंट ऑफ कंप्लेंट्स की, दैट इज CPT 3। दोस्तों इस पॉइंट पे मैं एक बात कहना चाहता हूं, खैर पहले भी बता देता हूं कि सीरियस नोटिस ऑफ केसेस पेंडिंग ओवर 6 मंथ्स, ऐसे सारे केस जो 6 महीने से भी पुराने हो गए हैं उनका सीरियस नोटिस जो है हेड ऑफ द सर्कल को लेने की जिम्मेदारी है। मैं यहाँ पर एक बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, दैट द कंप्लेंट मैकेनिज्म इन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हैज कंप्लीटली चेंज्ड, इट हैज ट्रांसफॉर्म्ड। आप जानते हैं CP ग्राम्स एंड CCC एंड ट्विटर कंप्लेंट्स, फेसबुक, देयर आर सो मेनी मैकेनिज्म, ऑनलाइन हो गया है बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें, PG पोर्टल भी है हमारे पास, तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी लेस इंपॉर्टेंट हो गई क्योंकि अब ऐसा मेंटेनेंस और ये सब चीज़ें अब होती ही कहाँ है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो मॉडर्न मैकेनिज्म ऑफ कंप्लेंट है, हमारा टोल फ्री नंबर है, ये सब चीज़ें एक बार अच्छे से हमको पढ़ के जानी है। हालांकि हम अलग से इसका डिस्कशन तो एनुअल रिपोर्ट वाले पार्ट में कर ही लेंगे, बट you have to keep in your mind that these things were there but they are hardly in use anymore. These registers are to be made but I don't think so they are followed as much because of these online facilities that we are having. Similarly एक रजिस्टर ऑफ लॉस, फ्रॉड, मिसअप्रोप्रिएशन भी जो है सर्किल ऑफिस में होना चाहिए मेंटेन, जिसके अंदर 7 सेक्शंस होते हैं, 7 सेक्शन। तो वहां 4 तरह की कैटेगरीज, 4 टाइप्स ऑफ कैटेगरीज ऑफ कंप्लेंट्स थी, यहाँ पे 7 टाइप्स ऑफ सेक्शंस है इन द रजिस्टर ऑफ लॉस, फ्रॉड एंड मिसअप्रोप्रिएशन। यू मस्ट रिमेंबर दिस नंबर 7 एंड दैट नंबर 4। क्या क्या है 7 रजिस्टर आर्टिकल्स जिसमें VP आर्टिकल इंक्लूड होते हैं जो कि इंश्योर्ड नहीं है। इंश्योर्ड आर्टिकल्स इंक्लूडिंग इंश्योर्ड VP आर्टिकल्स यहाँ पे इंक्लूड होते हैं। मनी ऑर्डर, सेविंग बैंक्स, पोस्ट ऑफिस सर्टिफिकेट, मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ कैश और स्टैम्प्स एंड मिसलेनियस यानी थेफ्ट वगैरह, ये सब केसेस। तो 7 कैटेगरीज जो हैं लिस्ट की गई हैं, जरा एक बार पढ़ लीजिएगा। ये एब्रीविएशंस हैं, इनको भी हमें देखना है कि इस रजिस्टर के अंदर while entering this register of loss, fraud and misappropriation there will be names of the official who are at fault। तो जो प्राइमरी ऑफेंडर्स होंगे, दोस्तों वीडियो देख लीजिएगा पार्ट 1 जो उसका था लाइव, प्राइमरी ऑफेंडर वो लोग होते हैं जिनकी वजह से फ्रॉड लॉस हुआ होता है, प्राइमरी इन्वॉल्व होते हैं जो, तो प्राइमरी ऑफेंडर्स और सब्सिडरी ऑफेंडर्स को P और S से लिस्ट किया जाता है। आई हैव गिवन यू एग्जांपल इन द फर्स्ट वीडियो, सो यू गाइस कैन गो एंड वॉच इन द पार्ट 1 ऑफ द लाइव सेशन ऑफ द पोस्टल वॉल्यूम 8। वहाँ पे आप अगर प्राइमरी ऑफेंडर और सब्सिडरी ऑफेंडर नहीं समझते हैं तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। बट मेन पॉइंट हियर वाज दैट द प्राइमरी ऑफेंडर्स आर फॉलोड बाय लेटर P द नेम्स एंड सब्सिडरी ऑफेंडर्स नेम्स आर फॉलोड बाय S। तो ये हमको थोड़ा सा देख लेना है। डिस्पोजल ऑफ रिकॉर्ड के ऊपर बहुत लंबा चौड़ा मैटर है, आपके पेपर में आ जाते हैं, 2 4 5 पूछ लिए जाते हैं। याद करना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, इट इज रियली डिफिकल्ट टू रिमेंबर ऑल द प्रिजर्वेशन पीरियड्स एंड डिस्पोजल ऑफ रिकॉर्ड्स, बट वी कैन रिमेंबर अ फ्यू ऑफ देम, होपफुली वी विल। इसका एक कंपेडियम है विच वॉज इशूड बाय द रफी अहमद कैदवई निकेतवई नेशनल पोस्टल अकेडमी। द लिंक आई हैव गिवन, यू मस्ट क्लिक द लिंक। की PDF आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड थ्रू योर to you through my blogspot. I will post the link of this video again, this blogspot again, तो आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर लेना मेरा, एंड जस्ट क्लिक कंट्रोल और आप इस पर क्लिक करोगे तो आप रीडायरेक्ट होकर पहुँच जाओगे उस कंपेडियम के ऊपर। तो ये ध्यान रखिए कि जो कंपेडियम की मैं बात कर रहा हूँ, यू हैव टू रीड इन पोस्टल वॉल्यूम 8 जब आप पढ़ने लगे। सो प्लीज डोंट गो थ्रू द डिस्पोजल ऑफ रिकॉर्ड्स पार्ट, बिकॉज ऑल दोज रिकॉर्ड्स जो पोस्टल वॉल्यूम 8 में लिखे हैं वो ऑलरेडी इस वाले कंपेडियम में इंक्लूसिव है, तो हमें बार बार पढ़ने की क्या जरूरत है।
आगे चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। हेड ऑफ द सर्किल जो है वो सुपरिंटेंडेंट्स के डिवीजन का एक्सटेंट फिक्स करते हैं कि भाई उनका हेडक्वार्टर कहां होगा। कौन फिक्स करता है? हेड ऑफ द सर्कल। इंस्पेक्टर्स का भी हेड ऑफ द सर्कल ही डिसाइड करते हैं। यहां बोल रहे हैं कि हेड ऑफ द सर्कल किसी डिवीजन का नेम भी चेंज कर सकते हैं, जैसे अभी हाल ही में अयोध्या फैजाबाद डिवीजन हैज बीन upgraded, I would say upgraded because it was long awaited to Ayodhya division, and even Allahabad has been updated to Prayagraj division। तो हेड ऑफ द सर्कल कंपिटेंट है इस काम को करने के लिए, केवल डायरेक्टर जनरल को उसकी इंफॉर्मेशन देना अपने आप में इनफ है। मैंने बता दिया आपको इंस्पेक्टर का सब डिवीजन का हेडक्वार्टर जो है हेड ऑफ द सर्कल डिसाइड करने के लिए कंपिटेंट है। द ऑफिस ऑफ एवरी सुपरिटेंडेंट पोस्ट ऑफिस एंड आरएमएस विल बी थॉरोली इंस्पेक्टेड एटलीस्ट वंस इन एवरी 12 मंथ्स। तो आपको पता है कि जो डिवीजन ऑफिस होता है उसका भी इंस्पेक्शन होता है और उसका पीएमजी साहब करते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए, पता ही होगा, मेरा ऑफिस था जैसे इंस्पेक्टर का, तो मेरे ऑफिस का इंस्पेक्शन, इंस्पेक्टर्स ऑफिस इंस्पेक्शन वाज डन बाय इट इज डन बाय दी एसएसपी सुपरिटेंडेंट। तो साल में एक बार वो इंस्पेक्शन करते हैं इंस्पेक्टर साहब के ऑफिस का। डीजी के सर्कुलर्स आप जानते हैं, ऑर्डर इशूड बाय हेड ऑफ सर्किल फॉर जनरल इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस ऑफ द ऑफिसर इन सर्कल शुड बी पब्लिश्ड इन द फॉर्म ऑफ मंथली सर्कुलर। यहाँ याद रख लीजिएगा हेड ऑफ सर्कल के जो ऑर्डर्स हैं जनरल इंफॉर्मेशन और गाइडेंस के लिए हैं, वो मंथली सर्कुलर के रूप में निकलते हैं। और ये सर्कुलर 3 years काउंटिंग फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल इनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ये हमने और भी कई जगह पे इसके में पढ़ा हुआ है और मुझे लगता है ये थोड़ा सा ना, ये दोनों पॉइंट आपको इस पर गौर करने की जरूरत है। मुझे लगता है पेपर में पूछा जा सकता है और पूछा जाएगा तो इजी मार्क्स गेन कर सकते हैं हम यहाँ से। यहाँ कह रहे हैं कि एप्लीकेशन रिसीव्ड बाय हेड ऑफ द सर्कल फॉर इंटरसेप्शन ऑफ आर्टिकल्स पासिंग थ्रू अ सॉर्टिंग ऑफिस शुड बी रिफ्यूज्ड। कह रहे हैं कि अगर कोई एप्लीकेशन आती है कि भाई हमारा आर्टिकल है उसको इंटरसेप्ट कर लो, रोक लो, उसको हमें इंटरसेप्ट करना है, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप उसको जनरली रिफ्यूज कर देंगे। हालांकि अगर गवर्नमेंट की तरफ से वो आ रहा है कि किसी फॉरेन आर्टिकल को हमें रोकना है, ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेशन विच हैज नॉट पास बियॉन्ड द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ इंडिया पोस्ट ऑफिस, उसको कोशिश करना चाहिए कि हम उसको रोक लें। हेड ऑफ द सर्कल शुड सबमिट टू द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर जनरल एवरी मंथ अ स्टेटमेंट इन फॉर्म MS 14C कंटेनिंग स्टैटिस्टिक्स। दोस्तों यहाँ मैं आपसे एक बात करना चाहूंगा, इस 14C की बात तो कर रहे हैं, BPR नाम का स्टेटमेंट है, उसको प्लीज याद रखिएगा कि एवरी मंथ जो होता है वो हर डिवीजन, देखिए मैं बताता हूँ, HO भेजता है DO को, DO भेजता है RO को, RO CO को, CO डायरेक्टरेट को, डायरेक्टरेट सबमिट्स टू द मिनिस्ट्री। हर महीने एक रिपोर्ट जाती है। MS 14C तो मैंने नहीं देखी, बट हाँ BPR जरूर जाती है, दैट इज बिजनेस परफॉर्मेंस रिपोर्ट। उसमें BD नॉन BD यानी PO रेवेन्यू और BD रेवेन्यू के ऊपर में बात की जाती है। क्या आप लोग जानते हैं PO रेवेन्यू एंड BD रेवेन्यू? डू यू गाइज नो अबाउट इट? कैन यू प्लीज कमेंट मी BD रेवेन्यू एंड PO रेवेन्यू? ओके, आई विल एक्सप्लेन टू यू इन सम अदर वीडियो। PO रेवेन्यू क्या होता है और BD रेवेन्यू क्या होता है, नॉन BD रेवेन्यू क्या होता है, हम इसके ऊपर बात कर लेंगे थोड़ी सी। तो MS 14C का मुझे नहीं पता, बट मुझे जरूर पता है कि हेड ऑफ द सर्कल के थ्रू DG पोस्ट को एक रिपोर्ट जरूर जाती है विच इज कॉल्ड BPR एंड इट्स अ मंथली रिपोर्ट विच में पूरे महीने का रेवेन्यू जो होता है कंपाइल किया जाता है। स्टैटिस्टिकल डेटा भी जाता है, बट आई थिंक BPR इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट इन दी मॉडर्न टाइम्स। A register of newspaper should be maintained in circle office and prescribed from. The list will be prepared every year, corrected up to 1st January। तो यहाँ पे वाली बात कह रहा है, इसके ऊपर मैंने एक लिंक भी दिया है, वो लिंक बेसिकली यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर का इंडिया पोस्ट का लिंक है। बहुत सारा मैटर है, देखिए आपको कुछ भी पढ़ना हो, लेटर के बारे में पढ़ना है ना, तो जो हमारी वॉल्यूम्स के अंदर का जो मटीरियल है, अगर आपको लेटर के बारे में पढ़ना है तो हमारे वॉल्यूम्स के अंदर का भी जो मटेरियल है ना, वो यहाँ पर इंडिया पोस्ट की वेबसाइट के ऊपर बहुत ही अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से कंपाइल्ड है। आप यहाँ पढ़ सकते हैं, काफ़ी रूलिंग वगैरह जो है शॉर्ट में कंपाइल की गई है। वैसे मैंने रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर का लिंक ऐसे ही डाल दिया आपके लिए। जो लाइसेंस है वो रिवोकेबल नेचर का है, 7 डेज के नोटिस के ऊपर उसको रिवोक कर सकता है हेड ऑफ द सर्कल कि भाई हम आपका लाइसेंस रद्द कर रहे हैं बिना कोई रीजन दिए हुए। तो हाँ, हेड ऑफ द सर्कल के पास ये पावर है। RNP का एप्लीकेशन फॉर्म होता है MS 96 एंड लाइसेंस फॉर्म होता है MS 97। अनइम्पॉर्टेंट से हैं, बट ठीक है, याद करना चाहें तो कर लीजिएगा। हाफ ईयरली एनुमरेशन, इसके मंथ्स हमें भूलने नहीं है। फरवरी में होता है और अगस्त में होता है। पहले 7 डेज का होता था, अब 14 डेज का कर दिया, तो सेकेंड वीक की तरह 2 वीक्स का हो गया एक तरीके से, 14 डेज का होने लगा है हाफ ईयरली एनुमरेशन। तो थोड़ा याद रखिएगा, 14 डेज हो गया, फरवरी अगस्त ऑफ ईच ईयर होता है। और इसकी जो रिपोर्ट होती है
वो फरवरी वाले की 1 अप्रैल तक और अगस्त वाले की 1 अक्टूबर तक सबमिट करनी होती है। किसे सबमिट करनी होती है? डायरेक्टर जनरल पोस्ट को थ्रू हेड ऑफ द सर्किल। द ऑफिसर इंचार्ज आर्मी पोस्टल सर्विस ऑफिस कामटी, मैं यहाँ पे इसलिए लिखा था कि जो हमारे ऑफिसर इंचार्ज हैं आर्मी पोस्टल सर्विस रिकॉर्ड ऑफिस कामटी के, ये जो हैं काफ़ी सारे रिकॉर्ड, सभी तरह के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं। इसके अलावा अगर मोबिलाइजेशन हो रहा है कभी, यानी कि आपने मान लीजिए एपीएस के अंदर अप्लाई किया, इफ यू अप्लाइड फॉर एपीएस देन इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ओन डिविजनल हेड टू रिलीव यू विद इन 12 आवर्स। 12 घंटे के अंदर आपको रिलीव करना है और आपको 1 महीने की पे भी एडवांस में देनी है, एज वेल एज ट्रैवलिंग अलाउंस भी आपको एडवांस में देना है भैया। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है एपीएस से रिलेटेड, थोड़ा देख लीजिएगा इसको, आपके पेपर में शायद आ जाए, ये 1 मंथ पे वाली बात आ जाए तो उसको देख लीजिएगा भाई। मेमो ऑफ ऑथराइज बैलेंसेस, आप सब लोग अच्छे से जानते हैं कैश और स्टैम्प का ऑथराइज बैलेंस जो होता है उसके अंदर लिस्टेड होता है। एक होती है मेमो ऑफ ऑथराइज बैलेंसेस और एक होती है कंसोलिडेटेड एमएबी। तो पीए 15 और पीए 14 बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रहना चाहिए। इसमें कैश स्टैम्प बहुत होता है, एक ये पॉइंट पढ़ लीजिएगा। इन फिक्सिंग द मैक्सिमम बैलेंस फॉर स्टैम्प्स, जब आप स्टैम्प्स का मैक्सिमम बैलेंस फिक्स कर रहे होते हैं किसी ऑफिस के लिए, तो शुड बी बोर्न इन माइंड दैट अ पोस्टमास्टर मस्ट कीप अ सप्लाई ऑफ ऑर्डिनरी स्टैम्प्स for sale to the public sufficient for the probable demands of 1 week। 1 वीक की डिमांड के बराबर का रखना है, एंड देयरफॉर द मैक्सिमम शुड बी इक्वल टू 1 वीक्स डिमांड प्लस द डिमांड फॉर द पीरियड बिटवीन 2 सप्लाईज। बिल्कुल क्लियर है ना, 1 हफ्ते की डिमांड के बारे में मेंटेन रखना है, प्लस उतना रखना है जितना 2 सप्लाई के बीच में समय लग जाता है। तो देखो उसको याद कर लेना, ये वैसे वाले क्वेश्चंस में आ सकता है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, यहाँ पे 1 वीक को 2 वीक कर सकते हैं, यहाँ पे 2 सप्लाईज को कुछ भी मतलब ऊपर नीचे करके, जैसे मैं आप लोगों को पेपर में जब देता हूँ तो ऊपर नीचे कर देता हूँ, तो थोड़ा सा इसको देख के चलिएगा। जो स्टैम्प्स होती हैं उसके अंदर पोस्टल स्टैम्प, पोस्टल स्टेशनरी और नॉन पोस्टल स्टैम्प्स, यानी यहाँ रेवेन्यू स्टैम्प भी हो सकती है, सीआरएफ स्टैम्प भी हो सकती है। वैसे सर्विस स्टैम्प यहाँ पे ज़्यादा लॉजिकल है। फ्रैंकिंग स्टैम्प, यहाँ पे फ्रैंकिंग मशीन तो खैर मशीन से छपती है, बट सर्विस स्टैम्प जो है शायद इसके अंदर इंक्लूड की गई होगी उस समय, तो ये सब भी इंक्लूडेड होता है। तो ये तीनों, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। वेन एवर यू आर सबमिटिंग अ टीए बिल, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जिस ऑर्डर से आपने वो जर्नी करी है, या तो वो ओरिजिनल ऑर्डर लगाएं या ड्यूली अटेस्टेड उसकी कॉपी साथ में अटैच करें। हालांकि हम लोग केवल मेमो नंबर डाल देते हैं ना, इट शुड नॉट बी डन, इट शुड बी डन दिस वे। और एक्चुअली व्हाइल आई वाज वर्किंग इन आगरा आरओ, आई ऑलवेज हैड टू सबमिट दिस ड्यूली अटेस्टेड एक्सट्रैक्ट, या ओरिजिनल की फोटोकॉपी जो थी वो लगाया करते थे हम लोग, बिल्कुल लगाते थे। Due mail and sorting list for post office, mail office and sections in communication with offices and sections in more than RMS division will be prepared and supplied by the head of the circle concerned in the accordance with the instruction contained in rule 136 of postal manual 5। जी दोस्तों फटाफट जाइए पोस्टल वॉल्यूम 5 का रूल नंबर 136 देखिए। दिस इज सेकेंड होमवर्क टू यू, आपको बताना है कि पोस्टल वॉल्यूम 5 का रूल नंबर 136 आखिर है क्या। इसी से रिलेटेड होगा वो तो ऑब्वियस सी बात है, बट आपको चेक कर लेना है। ऐसे जब जहां पर इस तरह के लिंक्स क्रिएट हो रहे होते हैं ना फ्रेंड्स, जहां इस तरह के लिंक्स क्रिएट हो रहे होते हैं वहां बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो ये कभी भी हम लोगों से पूछी जा सकती हैं। अच्छा, एक वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे सब्सटेंशियल लॉस की, तो वो 2000 लिखा हुआ था, वो मैं वीडियो में भी बता चुका हूँ, ग्रुप्स में भी बता चुका हूँ। सब्सटेंशियल लॉस इज ₹50,000 नाउ, 50,000 हो गया, 2000 से बढ़ के 5000 हुआ, फिर 50,000 हो गया, तो 50,000 वी हैव टू रिमेंबर। यहाँ पे लिखा है एवरेज नंबर ऑफ पार्सल, यहाँ ड्यू मेल सॉर्टिंग लिस्ट, बट मैंने यहाँ एक चीज क्लियरली आपको बता दी है कि एमएनओपी पीएनओपी को पढ़ना है हमको। हमें जो पुरानी हमारी अरेंजमेंट्स थी मेल की, उसको इग्नोर करते हुए, थोड़ा सा कम समझते हुए, एमएनओपी पीएनओपी के ऊपर ज़्यादा फोकस रखना है। अगर कुछ पूछा जाएगा तो यहाँ से पूछा जाएगा, ऐसा मुझे लगता है, बजाय कि हमारे ओल्डर वेज ऑफ डूइंग थिंग्स को, तो मुझे लगता है वो यहाँ से ज़्यादा पूछेंगे। बोल रहे हैं इन ऑल केसेस ऑफ लॉज अराइजिंग थ्रू फ्रॉड, रॉबरी और एक्सीडेंट, द हेड ऑफ द सर्कल शुड पास अर्ली ऑर्डर्स so that the amount may be adjusted without delay। भाई ऑब्वियस बात कर रहा है, अगर फ्रॉड हो जाता है, रॉबरी हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो जो भी एक्शन लेना है हेड ऑफ द सर्कल को वो जल्दी ले, जिससे कि जल्दी से जल्दी इस मैटर को डिले किया जा सके। द मैटर शुड एवरी केस बी सेटल विद इन 3 months।
टाइम लिमिट भी दी है, देखो दोस्तों पेपर में आ सकती है। वैसे तो बढ़ता रहता है, कई कई साल लग जाते हैं इन चीज़ों में, बट टू बी ऑनेस्ट इट इज़ गिवन दैट इट विल बी सेटल्ड इन 3 months आइदर बाय द वे ऑफ रिकवरी, या फिर अगर रिकवरी नहीं है, आपको लगता है कोई थेफ्ट हो गया है, कोई बंदा जिम्मेदार नहीं है उसका, तो ऐसे केस में राइट ऑफ करके उस अमाउंट को। तो दोस्तों यहाँ बताया कि राइट ऑफ की पावर किसके पास है? डायरेक्टर जनरल के पास है। इट्स इंपॉर्टेंट थिंग, डायरेक्टर जनरल हैज द पावर टू राइट ऑफ एनी अमाउंट विच इज लॉस्ट बाय द डिपार्टमेंट इन फ्रॉड, रॉबरी और एक्सीडेंट, एनीथिंग लाइक दैट। सो प्लीज आप इस चीज को समझ लीजिए, और अगर कभी फ्यूचर में कोई रिकवरी हो जाती है तो उसको उस राइट ऑफ के अगेंस्ट हम लोग एडजस्ट कर देंगे, ऐसी बात यहाँ पे की गई है। 3 महीने का टाइम जो बोला ना, याद रखिएगा। राइट ऑफ की पावर जो बोली है याद रखिएगा। कह रहे हैं पीएमजी बॉम्बे इज ऑथराइज्ड टू डिटेन द आउटवर्ड P&O मेल स्टीमर फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग 24 आवर्स। ये बेसिकली ये लिखा है कि कई पहले क्या होता था ना, जो मेल जाती थी, मान लीजिए कोई ट्रेन लेट हो रही है या कोई मेल टाइम से नहीं पहुंच पा रहा है और इन्फॉर्मेशन है हमारे पास कि भाई आउटवर्ड जो मेल है वो हमारे पास आने वाली है, तो जो पोस्ट मास्टर जनरल बॉम्बे है ना, उनके पास ये अधिकार था, ही इज गॉट द राइट, कि जो स्टीमर है उसको 24 घंटे तक वो रोक सकते थे, भी हमारी डाक आने वाली है, उसको भी लेकर जाना, उससे बिना नहीं जाना है। ऑब्वियस सी बात कही है कि अगर वैन पियून जो है वो बीमार हो जाता है तो किसी ऑफिस के क्लास 4 एम्प्लॉय को उसकी जगह पर वैन पियून का काम करने को दिया जा सकता है, बट इसके लिए कुछ पोस्ट ऑफिस को आइडेंटिफाई किया जाता है, मतलब एक तरीके से एक रोस्टर तैयार किया जाता है दैट इफ द वैन पियून फॉल्स सिक या वो नहीं आ पाया है तो हम इस ऑफिस के ग्रुप डी एम्प्लॉय को इसका काम करने के लिए लगा देंगे। ठीक है, इसका काम करने के लिए लगा देंगे। किसी पोस्ट ऑफिस में कौन कौन सी सेवा दी जाएगी, यानी कि बैंकिंग सेवाएं, या हमारी हम कहते हैं रेलवे टिकट बुकिंग, या आधार सर्विसेज, या पासपोर्ट सर्विसेज, कौन से पोस्ट ऑफिस में दी जाएंगी, ये कौन डिसाइड करता है? हेड ऑफ द सर्कल इज कंपिटेंट टू डिसाइड दैट दिस ऑफिस, यानी पीएमजी भी होगा ना इसके अंदर, पीएमजी इज कंपिटेंट टू डिसाइड कि भैया इस ऑफिस में ये काम किया जा सकता है। तो मतलब परमिशन लेनी किससे? हेड ऑफ द सर्किल से लेनी है। इसके अंदर अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें तो यहाँ पर नहीं दिख रही हैं मुझे। यहाँ पे कह रहे हैं हर प्रपोजल जो हो, किसी हेड ऑफिस को सब ऑफिस बनाना हो, सब ऑफिस को हेड ऑफिस बनाना हो, किसी का अकाउंट ऑफिस ट्रांसफर करना हो, तो ऑब्वियस सी बात है वो भी जो है ना डायरेक्टर जनरल को सबमिट करेंगे। और अगर डायरेक्टर जनरल की सबमिशन जरूरत नहीं है तो हेड ऑफ द सर्कल जो है वो टाइम बीइंग, जब तक जरूरत है तब तक उसको अलाउ कर सकते हैं। इन एवरी केस द हेड ऑफ द सर्कल शुड गिव द ऑडिट ऑफिस एटलीस्ट 1 month नोटिस। देखो ये पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये बोल रहे हैं कि भाई ऑडिट ऑफिस जो है ना उसको तो कम से कम बता दो, जो हमारा अकाउंट्स के ऑफिस है उनको तो बता दो कि ये चीजें हो गई हैं। The head of the circle is required to prescribe how first class head post office is situated at station where there is no treasury or sub treasury are to be supplied with funds। देखो मैं आपको नॉर्मल सी बात बता देता हूँ, ये मैं जब इंस्पेक्टर था आई एक्सपीरियंस डिट, देयर आर ऑफिसेज वेयर देयर आर नो ट्रेजरीज अवेलेबल, तो उन लोगों को कैश लाने ले जाने की बहुत सारी अरेंजमेंट्स करनी होती है। तो कह रहे हैं कि हेड ऑफ द सर्कल ही प्रिस्क्राइब करते हैं कि वो कैसे होता है। आपने देखा होगा लाइन ओवरसीयर्स होते हैं, वो कैश लेके जाते हैं, पोस्ट मास्टर्स खुद भी लेके जाते हैं, स्पेशल कैरियर्स भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये हेड ऑफ द सर्कल के परव्यू में, आप अच्छे से जानते हैं कि कई ऐसे भी पोस्ट ऑफिस होते हैं जो हेड ऑफिस से कैश लेके आते हैं। किसी ऑफिस के लिए कोई बड़ा MDG या कोई बड़ा सब पोस्ट ऑफिस जो है उसको आइडेंटिफाई करके कहते हैं कि भाई यहाँ से अपना कैश वैश का डीलिंग कर लेना, तो उसी के बारे में यहाँ पर कह रहे हैं। कह रहे हैं कि जनरली तो कैश जो है ना वो लेदर कैश बैग्स में अगर ज़्यादा हो तो उसको एनक्लोज करना चाहिए। इंपॉर्टेंट टर्म है, इंपॉर्टेंट फिगर है कि इंस्पेक्टर पोस्ट ऑफिस को 25 मनी ऑर्डर्स एक मंथ के अंदर वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना होता है? इट इज टू बी वेरीफाइड फ्रेंड्स दैट वेदर दीज मनी ऑर्डर्स आर एक्चुअली डिलीवर्ड टू द राइट पर्सन और नॉट। दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंस्पेक्टर पोस्ट टू वेरीफाई एटलीस्ट 25 ऑर्डर एंड इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द अदर्स टू वेरीफाई 50 मनी ऑर्डर्स। अदर्स हियर मीन्स मेल ओवरसीयर्स हो सकते हैं, लाइन ओवरसीयर्स हो सकते हैं, भाई उनकी भी जिम्मेदारी फिक्स की जाती है जिससे कि धीरे धीरे करके सारे के सारे मनी ऑर्डर्स के ऊपर कंट्रोल कर सकें। देखिए कह रहे हैं सर्कुलर रिलेटेड टू मिसलेनियस और जनरल मैटर्स विल बी हेडेड इन जनरल फाइल। मान लीजिए कोई सर्कुलर आता है कि पासपोर्ट ऑफिसों में अब से ऐसे काम होगा, आपके पास पासपोर्ट की फाइल है, आप उसके अंदर उसको फाइल कर देंगे, उसकी रूलिंग फाइल में फाइल कर देंगे या उसमें लगा के पुटअप कर देंगे। बट जनरल मैटर्स के ऊपर आता है तो सिंपल सी बात, मतलब नॉर्मल सी बात कहिए, नो रॉकेट साइंस, कि जनरल फाइल में इसको लगा दीजिएगा।
भाई पोस्टल ऑर्डर पेमेंट्स जो है ना, टाइम बार्ड होने के बाद भी हमारे एचओसी के पास ये पावर है कि वो एक्स ग्रेशिया यानी आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड 500 रुपीज तक का पेमेंट कर दें अगर हेड ऑफ द सर्किल चाहें तो, इवन दो पोस्टल ऑर्डर्स आर व्हाट दे आर टाइम बार्ड। फ्रैंकिंग मशीन के बारे में कहा गया है दोस्तों, फ्रैंकिंग मशीन का जो लाइसेंस है वो MS-22 फॉर्म में होता है। इसकी कुछ रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, जैसे आपको पता होगा 5 years 375 रुपीज। आई होप यू गाइज रिमेंबर इट वेरी नाइसली, 5 years and 375 रुपीज। तो ये सब चीज़ें आपको याद होंगी, तो ये जो है आप यहाँ पे क्लिक करके एक बार पढ़ लीजिएगा। मैंने आपसे कहा है कि पोस्टल वॉल्यूम 8 में अब आपको और कुछ खोलने की ज़रूरत नहीं है, यू नीड नॉट टू ओपन एनीथिंग एल्स, एंड इन सच अ केस आई वुड लाइक यू टू ओपन एटलीस्ट द लिंक्स दैट आई हैव शेयर्ड विद यू। तो प्लीज़ इसको कर लीजिएगा आप लोग। उप्स समथिंग वेंट रॉन्ग, ओके। अकोमोडेशन स्टेटमेंट की बात कही गई है, EST 45 लाइव में हमने एट स्ट्रेच इस पे डिस्कशन कर लिया है। अकोमोडेशन स्टेटमेंट से मतलब है कि जो हमारे सेक्शंस हैं रेल के, जो हमारे रेल का डिब्बा मिला हुआ है हम लोग को बेसिकली, उस डिब्बे में हमारा जो डाक है वो प्रॉपरली अकोमोडेट हो पा रही है या नहीं हो पा रही है, इसकी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। जब भी जरूरत हो हम भेज सकते हैं इसको हायर अथॉरिटी को, दैट द अकोमोडेशन स्टेटमेंट इंडिकेटिंग दैट वी नीड मोर अकोमोडेशन फ्रॉम द रेलवेज। तो ये चीज इसके अंदर है। रफ मेमोरेंडम बुक ये रखी जाती है सुपरिटेंडेंट से द्वारा, ये सीनियर ऑफिसर्स के द्वारा भी रखी जाती है, इंस्पेक्टर्स के द्वारा भी रखी जाती है। इसमें वी रिकॉर्ड ऑल सच थिंग्स which are important but need not to be worthy of noting it on official way, in an official way। तो भाई इनको ऑफिशियल रिकॉर्ड पे प्लेस नहीं करना होता है, बट दे आर ऑफ समवट सेमी इंपॉर्टेंस, तो इनको नोट करते हैं और इसके ऊपर एक्शन भी लेते हैं। ट्रायल कार्ड्स आप अच्छे से जानते हैं, MS-26A ये क्यों करते हैं, ये करते हैं ऑल्टरनेटिव मेल रूट को डिफाइन करने के लिए कि भाई कहाँ से हम और कोई रूट निकाल सकते हैं जो फास्टर हो, शायद बेटर हो। TR-25 दिस इज टेबल ऑफ इंस्पेक्टर्स एंड इट मस्ट बी काउंटर टेक चेक्ड विद जनरल 2। ऑब्वियसली जब हमारे इंस्पेक्टर सारे टेबल सबमिट करेंगे ना, तो उसको किससे काउंटर चेक करना है दोस्तों, किससे काउंटर चेक करना है, याद रख लीजिएगा, उसे काउंटर चेक करना है जनरल 2 से, उनकी डायरी से, सिंपल इज दैट। प्रोफेशनल लेटर राइटर्स पहले हुआ करते थे दोस्तों, अब तो नहीं होते। प्रोफेशनल लेटर राइटर्स हुआ करते थे जब लोगों को बहुत ज़्यादा पोस्ट ऑफिस का यूज़ पड़ता था लेटर्स के संदर्भ में, तो वहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में ऑफिस के बाहर जिनको लिखना नहीं आता है उनके लिए प्रोफेशनल लेटर राइटर्स लिखते थे। उनका प्रिस्क्राइब रेट होता था, वो प्रिस्क्राइब किया जाता था MS-42 में। हु इज ऑथराइज्ड टू डू सो, सुपरिटेंडेंट इज ऑथराइज्ड टू डू सो। नोटिस ऑफ आवर्स ऑफ बिजनेस ब्रांच पोस्ट ऑफिस के लिए कौन डिसाइड करेगा, इंस्पेक्टर साहब डिसाइड करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन आप जानते हैं। MS-6C सॉरी MS नहीं है, M-6C आपको याद रखना है, और इसके अंदर बेसिकली 2 ही कॉलम्स होते हैं, नेम ऑफ ब्रांच ऑफिस एंड वर्किंग आवर्स ऑफ ब्रांच पोस्ट ऑफिस। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे हिसाब से, दैट हाउ मेनी कॉलम्स इन दी आवर्स ऑफ द बिजनेस टू बी सप्लाइड टू दी ब्रांच पोस्ट ऑफिस। द आंसर इज देयर आर 2 कॉलम्स, नेम ऑफ ब्रांच ऑफिस एंड वर्किंग आवर्स ऑफ द ब्रांच पोस्ट ऑफिस। एवरी हेड पोस्ट मास्टर, एवरी सब पोस्ट मास्टर हु इज असिस्टेड बाय 1 or more clerks will submit for approval of superintendent a memorandum of distribution of work, MODOW, कि भाई कौन क्या काम करेगा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है MS-11 फॉर्मेट में होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, केवल हेड पोस्ट मास्टर ही नहीं होते हैं, सीनियर PM या पोस्ट मास्टर ही नहीं, सब पोस्ट मास्टर भी अपने ऑफिस का MODOW बनाने के लिए कॉम्पिटेंट है अगर वहां पे एक या उससे ज्यादा क्लर्क मौजूद हैं। और MS-11 में अगर कोई गलती लगती है तो उसको सही करने का भी अधिकार जो है सुपरिटेंडेंट साहब को दिया गया है। और ये किस रूल के अकॉर्डिंग है, रूल 4 ऑफ पोस्ट एंड टेलीग्राफ मैनुअल वॉल्यूम 6 में कहा गया है कि भाई जो भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क बने ना उसमें ऐसा ऐसा जरूर होना चाहिए, फॉलोइंग चीजें होनी चाहिए। कुछ पावर्स के अकॉर्डिंग भी होती हैं चीजें, तो उसके अकॉर्डेंस में सुपरिटेंडेंट साहब इसको चेंज भी कर सकते हैं। रूट लिस्ट फॉर ओवरसीयर्स जो होती हैं वो डिविजनल हेड डिसाइड करते हैं। EST 52 ये एक हमारी लाइव वीडियो में क्वेश्चन उठा था, बड़ा सिंपल सा है दोस्तों। EST 52 कुछ नहीं है, पेंडिंग पेंशन एंड ग्रेच्युटी केसेस का रिटर्न है। एक डिवीजन में जितने भी पेंशन और ग्रेच्युटी के केस पेंडिंग चल रहे हैं ना, उसका रिटर्न बनता है, कौन से फॉर्म में बनता है, ES 52 के अंदर बनता है। अच्छा, हमने वहां देखा था कि ऑल्टरनेटिव रूट फॉर डिस्पैचिंग ऑफ मेल, वो जो हमें देखना था, तो हम उसके लिए हमने क्या किया था, ट्रायल कार्ड्स का यूज किया था, है ना। ट्रायल कार्ड्स कहाँ गए, MS-26A ऑल्टरनेटिव मेल रूट्स के लिए। फिर हमने क्या किया, इंस्पेक्शन द सुपरिटेंडेंट शुड फ्रीक्वेंटली
टेस्ट द पंक्चुअल क्लियरेंस ऑफ लेटर बॉक्स बाय पोस्टिंग लेटर M29 डाल दो भाई, M29 का यूज कर लो या M26 का यूज कर लो। वहां पे हम किसका यूज कर रहे थे, M26A का यूज कर रहे थे, तो यहाँ पे इनको यूज कर लो। टेस्ट लेटर डालते हैं। टेस्ट लेटर का क्या मतलब होता है दोस्तों, कि अपने ही नाम पे लिखा हुआ लेटर पोस्ट करते हैं पीएमजी साहब या कोई भी सीनियर ऑफिसर जो चेक करना चाहते हैं, और उसका इंतजार करते हैं कि अब मेरे पास वो टाइम से आएगा कि नहीं आएगा। अगर कहीं पे कोई कोताही बरती जा रही होगी तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा ना, फिर वो डिले होना उसका लाजमी हो जाएगा। दोस्तों ये चीज़ पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ आपके पेपर के पर्सपेक्टिव से। हर सुपरिटेंडेंट की जिम्मेदारी है दैट वो एटलीस्ट 100 डेज, एक साल के अंदर एक्चुअल इंस्पेक्शन करते हुए बिताए। ही शुड स्पेंड एटलीस्ट, दैट इज नॉट लेस देन 100 डेज इन अ ईयर इंस्पेक्टिंग इन एक्चुअल इंस्पेक्शन एज मच एज पॉसिबल। उससे ज्यादा हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 100 दिन तो कम से कम बिताने हैं। और नंबर ऑफ ब्रांच ऑफिसेस के लिए कह रहे हैं कि सुपरिटेंडेंट की जिम्मेदारी है कि कम से कम 10% ऑफिसों को, एटलीस्ट 10% ऑफिस, अब ब्रांच पोस्ट ऑफिस शुड बी इंस्पेक्टेड बाय द सुपरिटेंडेंट, विल बी फिक्स बाय द हेड ऑफ द सर्कल कि इंस्पेक्ट कितना करेंगे, बट सुपरिटेंडेंट की जिम्मेदारी है कि एटलीस्ट 10% को जरूर करे। बट हाँ, अगर वहां पे कोई बहुत ही बड़ा डिवीजन है, जैसे मैं जिस डिवीजन में था, इट वाज मुरादाबाद डिवीजन, या आगरा में रीजन में एक डिवीजन है झांसी, वहाँ 500 से ज़्यादा बीओज हैं, तो 10% अपने आप में बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। तो हाँ, जो हमारे हेड ऑफ द सर्कल साहब हैं वो 5% भी कर सकते हैं, बट इससे कम जो है ये किसी भी तरीके से नहीं हो सकता है। इंस्पेक्शंस की टाइम लिमिट्स जो है वो अब चेंज कर दी गई है। मैंने यहाँ पे लिंक डाल दिया है, आप यहाँ देख लीजिए, शायद मेरे पास खुला हुआ हो, बंद हो गया है तो एक बार हम इसको क्लिक करके खोल लेते हैं। देखिए ऐसे क्लिक करेंगे ना, कंट्रोल दबा के ये ओपन हो जाएगा। जरा सा आप इसको देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हेड ऑफिस के लिए 6 डेज आ गए हैं, हाफ ईयरली वेरिफिकेशन के लिए 3 डेज आ गए हैं। देखिए पूरा अच्छा खासा कंपाइलेशन है इसका। आपको रिटर्न लेटर ऑफिस 1 डे ही है, और आपका हाफ ईयरली इंस्पेक्शन किसका है, बिजनेस पोस्ट सेंटर का 2 दिन का होना है। ये कई सारी चीजें इसमें है। पोस्टल स्टोर डिपो का 4 डेज है, 4 डेज पोस्टल स्टोर डिपो। रफी अहमद किदवई नेशनल पोस्टल अकेडमी और पीटीसी इसका 3 डेज है। ये सब एनुअल इंस्पेक्शन है। देखिए ज्यादातर एनुअल इंस्पेक्शन है। ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, मैंने आपको बताया था। ए क्लास मतलब ट्रिपल हैंड ऑफिस, बी क्लास मतलब डबल हैंड ऑफिस, एंड सी क्लास मतलब सिंगल हैंड पोस्ट ऑफिसेस। सिंगल हैंड में डिलीवरी पोस्ट ऑफिस भी हो सकता है और नॉन डिलीवरी हो सकता है। डिलीवरी को 2 दिन मिलेंगे और नॉन डिलीवरी को 1 ही दिन मिलेगा। तो इस तरीके से सारी चीजें आपको अच्छे से एक बार पढ़ लेनी है, ये इंपॉर्टेंट है। ये जानते हैं, बड़ी फेमस वेबसाइट है हम लोगों की, ऐसे पोस्ट। इसका लिंक जो है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, यहाँ से देख लीजिएगा कि किसकी कितनी एग्जाम के टाइम पे हो सकता है आपसे क्वेश्चन कर लिया जाए कि बताओ हेड ऑफिस के हाफ ईयरली वेरिफिकेशन के लिए कितने दिन चाहिए, कितने चाहिए दोस्तों, 3 डेज। रिव्यू ऑफ इंस्पेक्शन ये भी देख लीजिए। चलिए इसको भी ओपन कर लेते हैं। एक सेकंड दोस्तों, ये भी ओपन करके देख लेते हैं। मैंने आपको लिंक्स दिए हैं। ये गवर्नमेंट डायरी वाला जो हमारा वो है ब्लॉग स्पॉट, उस पर दे रखा है। ये है, देखिए जो 1 दिन वाले ऑफिस हैं उसकी 15 दिन में आईआर देनी है। जो 2 से लेके 8 दिन वाले ऑफिस हैं उसकी 30 दिन में देनी है। जो 8 दिन से अब है उसकी 45 डेज के अंदर आपको आईआर सबमिट करनी है। तो ये भी थोड़ा देख लीजिएगा, अपडेटेड है ये भी मेरे ख्याल से, तो इसको भी थोड़ा सा जो है आप लोग चेक कर लीजिएगा। कह रहे हैं इंस्पेक्शन जो होते हैं, इंस्पेक्शन वो इस प्रोपोर्शन में कैरिड आउट होने चाहिए। पहले क्वार्टर में जो मान लो 100 इंस्पेक्शन, अगर इफ देयर आर 100 इंस्पेक्शन ऑर्डर टू यू, देन इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर यू मस्ट कंप्लीट 15%, इन द सेकंड क्वार्टर यू मस्ट कंप्लीट 35%, इन द थर्ड क्वार्टर यू मस्ट कंप्लीट 30%, इन द फोर्थ क्वार्टर यू मस्ट कंप्लीट 20% ऑफ द इंस्पेक्शंस दैट आर अलॉटेड टू यू, सिंपल एज दैट। कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस, ये मैंने यहाँ पर एक और लिंक डाला है, मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड आई थिंक ये बियॉन्ड पोस्टल वॉल्यूम 8 भी लोकसभा में जवाब दिया गया है जीडीएस के पे स्ट्रक्चर के बारे में। तो देखिए हम यहाँ देख सकते हैं कि बीपीएम कैटेगरी, जो हम लोग पीछे बात कर रहे थे दैट देयर आर हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ बीपीएम। तो दोस्तों एक चित्र यहाँ पे देख लीजिएगा ध्यान से, ये लोकसभा में आंसर किया गया ना, इन दी लोकसभा, एंड हियर दे से इन द लोकसभा दे से see the existing 8 categories of GDS are replaced with 2 categories, BPM, ABPM.
ABPM के अंदर ही डाक सेवक आता है, और मुझे नहीं पता कहीं पे इन्होंने डाक सेवक को अलग कैटेगरी दिखा दी है, बट थोड़ा सा हमें यहाँ कंफ्यूजन है। आई थिंक दोनों ही आंसर सही है, बट द राइट आंसर इन माय ओपिनियन इज स्टिल 2 कैटेगरीज, BPM ABPM। इसमें बताया कि ये TRC है, TRC का फुल फॉर्म है टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस, कितना कितना मिलेगा, ऑफिस मेंटेनेंस कितना मिलता है, FSC कितना मिलता है, भाई इंस्पेक्टर ऑफिस में तो 450 मिलता था, BPMs को 25 रुपीज़ मिलता है, बोट अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, साइकिल मेंटेनेंस अलाउंस, कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस। अगर कोई BPM अपने काम के साथ साथ दूसरे का काम कर रहा है तो 45 रुपये मिलेंगे, सब्जेक्ट टू 1170 मैक्सिमम। 2340 अगर कोई BPM डिलीवरी प्लस मेल कन्वेंस यानी तीनों का काम कर रहा है, मेल कन्वेंस का भी कर रहा है, डिलीवरी भी कर रहा है, BPM शिप भी कर रहा है, तो 2340 रुपये तक का उसको जो है ड्यूटी अलाउंस दिया जाता है। अगर कोई ABPM जो BPM का काम करता है, इफ सम ABPM इज बीन असाइंड द वर्क ऑफ BPM, कि भाई आपके BPM साहब नहीं ABPM का चार्ज संभालो, 1950 इतना उसको अमाउंट मिल सकता है। तो एक रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस 500 रुपीज़ है, SDBS, सेवरेंस, सब कुछ इसके अंदर दिया है। ये लिंक मैंने आपको यहाँ पोस्ट कर दिया है, इससे खोल के पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कई सारी चीज़ें और भी हैं जो शायद कहीं पे ये पूछा जा सकता है। Powers of inspectors are defined in Postal Volume 3. As I said, all the administrative powers are defined in Postal Volume 3. सभी ऑफिसर्स के सब डिविजनल हेड का भी जो हेडक्वार्टर है वो जो है सब डिविजनल डिफाइंड बाय HOC, whereas the headquarters are fixed by PMG. तो हेडक्वार्टर्स वो PMG के अंदर, HOC के अंदर PMG ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ये जरा पढ़ लेना भैया। ओवरसियर की डायरी है ना, जनरल 4 है, वैसे तो वीडियो खत्म होने वाला है। ओवरसियर्स की डायरी जो है वो जनरल 4 है, तो ये नंबर भी आपको याद रखना है। RLO के 2 मेन फंक्शन है, एक फंक्शन है कि जो आर्टिकल डिलीवर नहीं हो पाए उसको ढूंढ के उसका एड्रेस वगैरह उनको ओपन करके समझ के उसकी डिलीवरी करना, और दूसरा उनका टास्क है कि भाई डिपॉजिट ऑफिस के रूप में काम करना, इंक्वायरी ऑफिस के रूप में काम करना और डिपॉजिट ऑफिस के रूप में काम करना। RLO में सीक्रेसी का बॉन्ड भराया जाता है, विच इज RLO 17। सीक्रेसी बॉन्ड से मतलब ये है कि दोस्तों RLO में हो सकता है किसी लेटर को खोलने की जरूरत पड़े तो उसके अंदर का इंपॉर्टेंट मैटर जो है वो पढ़ लें, तो RLO में दोस्तों सीक्रेसी का बॉन्ड बढ़वाया जाता है। मान लीजिए मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को एक लव लेटर लिखा है और वो RLO वाला बंदा, मान लीजिए मेरी गर्लफ्रेंड भी पोस्ट ऑफिस में ही है और वो RLO में ही काम करती है, और RLO वाले बंदे ने उसको खोल के देखा और पढ़ लिया और कल को फिर इधर उधर बात फैला दी तो गड़बड़ हो जाएगी ना दोस्तों। तो वही करेंगे, RLO वाले का बंदे का काम है कि वो सीक्रेसी जो है उसको प्रॉपरली मेंटेन करके रखे। RLO इज इंस्पेक्टेड वंस एवरी ईयर। देयर आर मैनी प्रिजर्वेशन पीरियड्स गिवन इन वॉल्यूम 8। मैंने आपको बताया कंपेडियम ऑफ प्रिजर्वेशन पीरियड हमको थोड़ा सा ऊपर से देख लेना है। इंस्पेक्टर की ड्यूटी है कि वो रूट लिस्ट और बीट मैप को प्रिस्क्राइब करेंगे, उनको बताएंगे कि क्या करना है। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि विलेज पोस्टमैन की बीट जो है, VPM कहते हैं जिसको, VP विलेज पोस्टमैन बीट, VPM विलेज पोस्टमैन, इनकी जो बीट्स होती हैं इनको 2 तरीके से वी कैन अरेंज, वन इज फिक्स्ड बीट एंड वन इज अनफिक्स्ड बीट। अनफिक्स बीट मतलब कि यहां पर इस वाली बीट में पोस्टमैन को कई गांव में जाना जरूरी नहीं होता है, वेरस फिक्स बीट में उसको जो रूट बताया जाता है उसको उस रूट से ही जाना है, इर्रिस्पेक्टिव कि वहां के लिए डाक है या नहीं है। जनरली फिक्स बीट वहां होती है जहां लेटर बॉक्सेस होते हैं। मान लीजिए किसी गांव में लेटर बॉक्स है, भले ही वहां के लिए डाक नहीं है, ये बंदा जाएगा लेटर बॉक्स क्लियर करके ले आएगा। तो फिक्स बीट का ये कंसेप्ट है। अनफिक्स बीट मतलब वहां जाना जरूरी नहीं है, केवल जब वहां के लिए कोई मेल्स हो तब वो चला जाएगा, अदरवाइज वो नहीं जाएगा। विलेज सॉर्टिंग लिस्ट के बारे में कह रहे हैं। इसके अलावा ये अपडेट कर दिया है मैंने, देयर आर 28 फॉरेन पोस्ट ऑफिसेज इन 22 स्टेट्स। मैं पहले गलती से 22 बोल रहा था, यहाँ पे ये लेटर स्पेसिफिकली है, मैं इसको भी खोल के आपको दिखा देता हूँ सारे के सारा। ये लेटर है दोस्तों, इसके अंदर ये हमारी 22 स्टेट्स के अंदर, अलग अलग स्टेट्स के अंदर, यहाँ पे छत्तीसगढ़ भी 2 हैं तो इसका मतलब और कम स्टेट्स हैं। यहाँ पे कई स्टेट्स के अंदर मिलाकर टोटल ये फॉरेन पोस्ट ऑफिस आप गिनेंगे जब, तो देयर आर 22 फॉरेन पोस्ट ऑफिसेज अवेलेबल। दिस फॉरेन पोस्ट ऑफिस ऑफ आगरा, अर्लियर इट वाज अ सब पोस्ट ऑफिस, मेनी ऑफ देम वर द सब पोस्ट ऑफिसेज, so now there are no concept as foreign sub post offices, all post offices are upgraded as foreign post office। कह रहे हैं कि कंपनसेशन ऑन रिस्पेक्ट ऑफ ईच आर्टिकल मस्ट बी रेड। मैंने ऊपर यहाँ पे एक बात लिखी है कि इन 3 केसेस के अंदर देयर इज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डिपार्टमेंट टू पे कंपनसेशन वेयर द रजिस्टर्ड आर्टिकल कंटेन्ड एनीथिंग
अगर किसी रजिस्टर्ड आर्टिकल के अंदर कुछ ऐसी चीज रखी गई थी जिसका इंश्योरेंस कंपलसरी है, या फिर रजिस्टर्ड आर्टिकल के अंदर कोई ऐसी चीज थी जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, मान लीजिए केवल एक नोटिस था नॉर्मल सा, और कोई ऐसी चीज जब डैमेज जो है वो पैकिंग की वजह से हुआ, अभी बंदे ने पैकिंग नहीं करी ढंग से, तो पोस्ट ऑफिस इज नॉट एट ऑल रिस्पॉन्सिबल, कोई कंपनसेशन हम नहीं देंगे। अलग अलग प्रोडक्ट्स के अंदर अलग अलग जो है हमें दी गई हैं कंपनसेशन, जैसे एसडीआर के बारे में भी पढ़ते हैं हम लोग, 100 एसडीआर और ऑल दोस, तो हमारा काम है अलग से किसी और वीडियो में किसी और दिन हम पढ़ लेंगे कंपनसेशन जो कि हम दे सकते हैं। ओटीए ओवर टाइम अलाउंस जो है उसका जो बिल है वो एसीजी 37 में बनता है और उसका साइकिल होता है 4 वीक्स का, तो ऐसे ही पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा कह रहे हैं एएसपी साहब के पास और सारे काम तो हैं ही, उनको ये काम भी दिए जा सकते हैं कि भाई वो टीए बिल पास कर दें सबऑर्डिनेट स्टाफ के, छोटे स्टाफ की बात हो रही है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को साइन कर दें, ऑफिस के काम देख लें, आपने देखा होगा ना एएसपीज जो होते हैं वो ये सारे काम जनरली करते हैं। जब हमारा परमानेंट रूट डिस्टर्ब होता है किसी भी वजह से, नेचुरल कैलेमिटी हो सकती है, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, कोई भी वजह हो सकती है, तो टेम्परेरी सॉर्टिंग लिस्ट जो है वो क्रिएट की जाती है। तो टेम्परेरी सॉर्टिंग लिस्ट अपने माइंड में रखिएगा, हो सकता है वो आपको ये पूरा स्टेटमेंट दे दे, मे बी द एग्जामिनर विल थ्रो दिस होल स्टेटमेंट टुवर्ड्स यू एंड आस्क व्हाट इज दिस, देन आंसर इज टेम्परेरी सॉर्टिंग लिस्ट। कह रहे हैं कि कोई भी इंटरप्शन होते हैं अगर मेल सर्विस में, जैसे मैंने कहा नेचुरल कैलामिटी हो गई, या अभी हाल ही में ड्यू टू कोरोना द ट्रेन्स वर सस्पेंडेड एंड रोड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क वाज एस्टैब्लिश्ड, इन सच अ केस all this was to be reported, all such interruptions must be reported to the director general। भाई डायरेक्टर जनरल को बताना जरूरी है। हाँ वो और बात है, कोई छोटा मोटा इंटरप्शन है कि भैया गाड़ी आ रही थी और वो पलट गई, अब उसको मतलब ठीक करके ले आए हम लोग, तो छोटे मोटे इंटरप्शन नहीं, अगर कोई कंसिडरेबल इंटरप्शन है तो वो डायरेक्टर जनरल साहब को रिपोर्ट करना आवश्यक है। All articles of correspondence originally reviewed by delivery in India foreign post may be related or relevant to any countries। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। कह रहे हैं कि अगर कोई आर्टिकल्स हैं जो कि इंडिया में डिलीवरी के रिसीव हुए थे फॉरेन से, तो उनको अगर रिलायबल इंफॉर्मेशन मिलती है तो उन्हें किसी भी प्लेस पर हम लोग रीडायरेक्ट कर सकते हैं जिसको फॉरेन पोस्ट सर्व करता है। यानी अगर इंडिया से किसी और देश को डाक जा रही है तो अगर कहीं कोई डाक आती है और वो रीडायरेक्ट करनी है तो यस वी कैन रीडायरेक्ट टू एनी कंट्री विच इज सर्व बाय द फॉरेन पोस्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वैसे आपसे ट्रू फॉल्स वेदर और नॉट में ये सवाल कर सकता है कि ऑल आर्टिकल्स जो कि इंडिया पोस्ट के पास आए थे बाहर से डिलीवरी के लिए मे बी रीडायरेक्टेड अगर रिलायबल इंफॉर्मेशन मिल जाती है टू एनी कंट्री और प्लेस सर्व बाय द फॉरेन पोस्ट। तो मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि अमेरिका से एक आर्टिकल आता है इंडिया के अंदर और उसे रीडायरेक्ट करना है बांग्लादेश को, तो बिल्कुल अगर बांग्लादेश को हम लोग डाक भेजते हैं, हम वहाँ पे फॉरेन पोस्ट सर्व करती है, बिल्कुल भेज सकते हैं। इसी के साथ पोस्टल वॉल्यूम 8 कंप्लीट हो चुका है, दोनों लाइव हो चुकी हैं, प्री रिकॉर्डेड वीडियो हो चुका है, टेस्ट आपका मैं ले चुका हूँ, रिजल्ट उसका डिक्लेयर कर ही देंगे हम। आप लोगों में से कुछ लोग रह गए थे टेस्ट के लिए। ये वीडियो लिंक्स हैं दोनों यूट्यूब के, ये टेस्ट का लिंक है, आप देख लीजिएगा। और ये पूरा का पूरा मैटर जो है दोस्तों अब हमारे सामने एकदम तैयार है, मैं आप लोगों से ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ ये PDF भी, तो आई होप कि आपकी तैयारी में मैं कुछ मदद कर पाऊंगा। इसी के साथ आज के वीडियो को समाप्त करता हूँ। अ वेरी गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू एंड अ हैप्पी 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 रिपब्लिक डे, जो अभी खैर एक दिन दूर है हमसे, बट गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आज की वीडियो से विदा लेता हूँ। गुड नाइट।